माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो भूगोल का यानी ज्योग्राफी का जो ये वाला चैप्टर था, भारत संसाधन एवं उपयोग, ये खत्म हो गया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और पिछले क्लास में ही ये खत्म हो गया था। आपको ये जानकारी है प्यारे बच्चों कि आज से क्या होने वाला है। पहले तो आप लोग सारे बच्चे ना एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आज से कौन सा टॉपिक होने वाला है संसाधन चैप्टर में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है और आज जो टॉपिक बताने वाले हैं ना, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्लास को एकदम शुरू से लेकर के अंत तक ज्वाइन करना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। आज होने वाला है ये वाला चैप्टर, तो अपना खत्म हो गया था ना। चलिए फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से आप लोग ना क्लास में ज्वाइन हो जाइए ताकि आज का क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से चले, जबरदस्त तरीके से आज का ये क्लास चले, ठीक है। आज होने वाला है प्यारे बच्चों प्राकृतिक संसाधन। आज होने वाला है प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग ना जुड़ जाइए, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। फटाफट से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। आज होने वाला है प्राकृतिक संसाधन। ये थंबनेल पिछले क्लास का है, भारत संसाधन एवं उपयोग। आज प्यारे बच्चों आपका प्राकृतिक संसाधन होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्राकृतिक संसाधन में मुख्य रूप से हमें मिट्टी के बारे में पढ़ना होगा, पृथ्वी के बारे में पढ़ना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संसाधन में मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है? ध्यान रखिएगा, हमें मिट्टी के बारे में पढ़ना है और पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग मिट्टी के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग आज मिट्टी के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे देश में आखिर कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है। ऐसे आप लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए तो कि हमारे देश में कितने तरह की कुल मिट्टी पाई जाती है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं। हमारे देश में कुल कितने तरह की मिट्टी पाए जाते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, हमारे देश में कुल कितने तरह के मिट्टी पाए जाते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। जल्दी से आप लोग बताइए तो हमारे देश में कितने तरह के मिट्टी पाए जाते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइए। नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से आज हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चे ना 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, कुछ बच्चे 8 प्रकार के भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं ठीक है, कुछ बच्चे 4 प्रकार के, कुछ 5 प्रकार के, कुछ 6 प्रकार के बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हम आपको आगे पढ़ाएंगे और उस समय बताएंगे कि सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग नाम जरा लिख के बताइए कितने प्रकार के मिट्टी के नाम जानते हैं। जैसे होता है ना दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इस प्रकार से कितने प्रकार के मिट्टी होते हैं, जरा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से ना। आप लोग एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने प्रकार की मिट्टी के बारे में आप जानते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने प्रकार के मिट्टी के बारे में आप जानते हैं। जरा नाम लिख के बताइए ना, 2-4 प्रकार के मिट्टी के बारे में आप नाम तो लिख करके बताइए। 2-4 प्रकार के मिट्टी के बारे में प्यारे बच्चों आप लोग नाम लिख करके बताइए, ताकि हम आपको बता सके कि कितने प्रकार के मिट्टी होते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग नाम लिख करके बताइए। और आज प्यारे बच्चों अपना ये चैप्टर होने वाला है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। आज अपना यही चैप्टर होने वाला है, कौन सा? प्राकृतिक संसाधन चैप्टर होने वाला, ये अपना नेचुरल रिसोर्सेस। ये चैप्टर आज हम आपको प्यारे बच्चों पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, कृपया करके इस टॉपर बैच में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि यहां से प्यारे बच्चों आप लोगों को सब कुछ मिलेगा।
यहां से आप लोगों को वो सब कुछ मिलेगा जिसके थ्रू आप लोग मैट्रिक का एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 10वीं क्लास की ना आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो यहां से आपको सीखने के लिए सब कुछ मिलेगा, नोट्स भी मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, लाइव क्लास भी मिल जाएगा, डाउट क्लास भी मिल जाएगा, यानी कुछ सब कुछ हम आपको दे देंगे जिसके माध्यम से आप लोग जिससे पढ़ करके आराम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और पीट मिट्टी। चलिए भाई, कुछ बच्चे खादर बांगर भी कर रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, कुछ बच्चे लिख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ना बहुत तरह के जवाब दे रहे हैं। एक्चुअल में प्यारे बच्चों 10वीं क्लास में हमें कितने प्रकार के मिट्टी के बारे में पढ़ना है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले तो हम लोग ये चीज देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। क्योंकि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। देख लीजिए, आज हम लोगों को प्यारे बच्चों खंड का यानी प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक मतलब नेचुरल संसाधन यानी रिसोर्सेस, यानी आज हमें नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसमें जानेंगे कि आखिर प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि आखिर कि आखिर नेचुरल रिसोर्सेस होता क्या है, प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। आज हम लोग प्यारे बच्चों यही जानेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। परिभाषा लिखेंगे प्यारे बच्चों कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक। अच्छा, जैविक और अजैविक मतलब हम आपको समझाए थे ना, याद है? जैविक मतलब क्या होता है और अजैविक मतलब, चलिए अजैविक मतलब सिर्फ बताइए क्या होता है। अजैविक मतलब सिर्फ बताइए क्या होता है, सजीव या निर्जीव? अजैविक मतलब सिर्फ बताइए सजीव होता है या निर्जीव होता है, जल्दी से बताइए। बताइए। प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। ठीक है ना। जिनका प्रयोग मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है वह प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। यानी जिसका भी हम लोग उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, वो सब प्यारे बच्चों संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। जैसे मिट्टी हो गया, पहाड़ हो गया, और क्या, वायु हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं। तो इसके बारे में प्यारे बच्चों आज विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। जिनका प्रयोग क्यों किया जाता है? मानव के आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए किया जाता है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यह प्रकृति की देन है। जब तक प्रकृति संसाधन का अस्तित्व पृथ्वी में मौजूद है तब तक ही मानव का भी अस्तित्व है। देखिए, एक बात तो आप लोग को भी मानना पड़ेगा कि जब तक पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन है मानव का वजूद तब तक ही है। जैसे ही पृथ्वी पर से ना प्राकृतिक संसाधन खत्म हुआ, मानव का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक संसाधन वायु है, प्राकृतिक संसाधन मिट्टी है, प्राकृतिक संसाधन जल है। सोच करके देखिए, अगर भगवान अपना दिया हुआ या फ्री का गिफ्ट अगर वापस ले लें, अगर प्यारे बच्चों वायु खत्म हो जाए, जल खत्म हो जाए, मिट्टी खत्म हो जाए, तो सोच करके देखिए क्या फिर जीवन बचेगा? क्या फिर पृथ्वी पर जीवन बचेगा? पृथ्वी के सारे व्यक्ति मारे जाएंगे, सारे व्यक्ति मर जाएंगे। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संसाधन है तब तक अस्तित्व है, प्राकृतिक संसाधन नहीं तो फिर मानव का कोई अस्तित्व भी नहीं। इसलिए कहा जाता है ना कि प्राकृतिक संसाधन को बचाइए। संसाधन सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन को नहीं बचाइएगा तो फिर आपका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा, जिंदा भी रहना पृथ्वी पर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संसाधन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको बचाना भी जरूरी है। लेकिन आप लोग का वीडियो लाइक भी करना जरूरी है। आप लोग ने वीडियो लाइक तो अभी तक किए नहीं है, तो सारे बच्चे से सबसे पहला तो रिक्वेस्ट हमारा यही है कि जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक कर लीजिए। और डेली आप लोग को कहना पड़ता है शेयर करने के लिए, तो चलिए भाई शेयर भी कर लीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं ना, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, चैनल को सब्सक्राइब करके तो रखेंगे ही, ताकि यूट्यूब से भी आपको सीखने के लिए मिले। साथ ही साथ टॉपर बैच में भी जरूर ज्वाइन हो जाए, ताकि आप टारगेट बोर्ड के एक अभिन्न अंग भी हो जाए, टारगेट बोर्ड के फैमिली में आप लोग जुड़ जाएं। ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में भी वहां से आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सब प्यारे बच्चों आप लोग आराम से देख लें, आराम से इसको समझ लें, तब जाकर के आप लोग क्या करें, पढ़ाई करें। जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक करिए। ठीक है। हाँ, और आप लोग ना क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं,
क्लास को सारे बच्चे ने एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं और यह प्रकृति की ही देन होती है। और जब तक प्राकृतिक संसाधन का अस्तित्व पृथ्वी में मौजूद है तब तक ही मानव का भी अस्तित्व है। प्राकृतिक संसाधन का अस्तित्व खत्म तो फिर बच्चों मानव का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इस संसाधन की प्राप्ति हमें पृथ्वी से होती है इसलिए इन्हें पृथ्वी संसाधन भी कहा जाता है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं इनकी प्राप्ति हमें होती है पृथ्वी से। अब आप कहेंगे कि सर सब चीज का प्राप्ति पृथ्वी से ही होता है, हम वायु का बात कर लेते हैं सर। आप बताइए वायु तो पृथ्वी से नहीं प्राप्त होता है। आपका सवाल होगा ना सर आप तो बता रहे हैं कि हर एक प्राकृतिक संसाधन की प्राप्ति हमें पृथ्वी से होती है, तो फिर वायु के बारे में बताइए। सर वायु तो हमें पृथ्वी से नहीं मिलता है। वायु भी प्यारे बच्चों में पृथ्वी से ही मिलता है। पृथ्वी पर ही वो पेड़ पौधे हैं जिस पेड़ पौधे से वायु निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। समझ गए ना? तो आखिर बताइए पृथ्वी से कनेक्ट है कि नहीं है? ठीक है ना? तो चूंकि इन संसाधनों की प्राप्ति हमें पृथ्वी से होती है इसलिए इन्हें पृथ्वी संसाधन यानी कि अर्थ रिसोर्सेस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन को पृथ्वी संसाधन यानी कि अर्थ रिसोर्सेस भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि किस संसाधन को क्या पृथ्वी संसाधन बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि किस संसाधन को पृथ्वी संसाधन भी बोला जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन होगा। पृथ्वी संसाधन के सामने 4 ऑप्शन होगा, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन। ये 4 ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, उसमें से आपको प्राकृतिक संसाधन चुनना होगा क्योंकि प्राकृतिक संसाधन को ही पृथ्वी संसाधन भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यह प्रकृति की देन है। जब तक प्राकृतिक संसाधन का अस्तित्व पृथ्वी में मौजूद है तब तक ही मानव का भी अस्तित्व है और ये जितने भी सारे संसाधन इसकी प्राप्ति हमें पृथ्वी से होती है इसलिए इन्हें पृथ्वी संसाधन भी कहा जाता है। यहां तक में प्यारे बच्चों बताइए आपको किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत हो तो, यहां तक में आप लोगों को अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कोई दिक्कत अगर हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए हमें, ठीक है ना? हमें तो नहीं लगता है कि अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत होना चाहिए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से प्यारे बच्चों, आप लोग ना कमेंट करके बता दीजिए। अब आप लोग को किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे एकदम कमेंट करिए। आज एकदम कमेंट भर जाना चाहिए भाई, लगना चाहिए कि हाँ जोश जुनून बच्चों का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? आप लोग का जोश जुनून हमें दिखाई पड़ना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ एक 14-15 साल का लड़का फुल एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर रहा है। समझ गए ना? क्योंकि आप लोग का अभी उम्र 14-15 साल हुआ है, एकदम दहाड़ना चाहिए शेर की तरह। समझ गए ना? शेर की तरह एकदम दहाड़ना चाहिए, ठीक है? जब तक शेर की तरह दहाड़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आराम से दहाड़िए एकदम, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे यहां तक समझ गए। अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि इन संसाधनों की प्राप्ति यहां तक तो बता ही दिए। अच्छा, अब थोड़ा सा चूंकि हम आपको यह भी बता दिए हैं कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसमें मुख्य रूप से हमें मिट्टी के बारे में पढ़ना है। ये जो आपका चैप्टर है ना, इसमें मुख्य रूप से हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है? तो मिट्टी के बारे में पढ़ना है, यानी कि मृदा के बारे में पढ़ना है। अच्छा, सारे बच्चे इसमें लगभग तो किसान के ही बाल बच्चे होंगे, बताइए। सीधे सीधे अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी सारे लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं उनके पिताजी कहीं ना कहीं किसान होंगे, खेती तो जरूर करते होंगे, या फिर आपका भी रिश्ता नाता खेती से जरूर रहा होगा, ठीक है ना? चूंकि हमारा भी रहा है भाई, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता नाता खेती से नहीं रहा है, बहुत बहुत गहरा रिश्ता नाता है खेती से हमारा, ठीक है ना? तो मिट्टी से तो आपका रिश्ता नाता बहुत जरूरी है। खेती से जब रिश्ता नाता है यानी कि मिट्टी से आपका रिश्ता नाता है। तो प्यारे बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि मिट्टी किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे कि मिट्टी का परिभाषा बताइए तो कहेंगे कि मिट्टी का परिभाषा जिसमें फसल लगाते हैं ना वो मिट्टी कहलाता है। आप लोग यही बताइएगा ना? आप लोगों से अगर पूछ दे कि मिट्टी किसे कहते हैं तो आप लोग यही ना बताइएगा कि जिसमें हम लोग फसल लगाते हैं उसको मिट्टी कहते हैं। लेकिन क्या ये जानकारी सही होगा? क्या ये परिभाषा सही होगा? ये डिफिनेशन सही है? आपका जवाब क्या होना चाहिए बताइए? आपका डिफिनेशन क्या होना चाहिए? मृदा संसाधन। मृदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉइल, मिट्टी। समझ गए ना? सॉइल यानी सॉइल रिसोर्सेस।
हमें जो ये प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है ना, इसमें हमें मृदा संसाधन के बारे में पढ़ना है। और मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आखिर मृदा कहते किसको है, मिट्टी का परिभाषा क्या है। मिट्टी का परिभाषा अधिकतर बच्चे को नहीं पता होगा। मिट्टी की परिभाषा बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, सीधे सीधे आपको बोल दे रहा है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन पृथ्वी के ऊपर तो समुद्र भी है, समुद्र क्या मिट्टी है। पृथ्वी के ऊपर तो पहाड़ भी है, पहाड़ क्या मिट्टी है, नहीं ना। तो ये भी चीज गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित जो कण होते हैं उसी को मिट्टी कहा जाता है, ठीक है ना। कार्बनिक और अकार्बनिक छोटे बारीक जो कण होते हैं उसी को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। यहां पर मिश्रित जोड़ दिए हैं। मिश्रित क्यों प्यारे बच्चों, मिश्रित इसलिए, ध्यान से समझिएगा, मिश्रित इसलिए क्योंकि समझ में आया, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मिश्रित हम इसलिए लिखे हैं ताकि प्यारे बच्चों आप लोग को पता है ना कि मिट्टी में बालू के भी अंश मौजूद होते हैं। तो बालू और मिट्टी दोनों का मिश्रण होता है ना, तो इसलिए मिट्टी को क्या कहा जाता है, इसलिए मिट्टी को क्या कहा जाता है, मिश्रित कहा जाता है। समझ गए ना, मिश्रण कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही क्या कहा जाता है, मृदा, क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। याद रहेगा। हाँ, या फिर इसका एक दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं कि असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को ही मृदा कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को ही मृदा कहा जाता है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत, जो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो पतला परत है ना, उसी को क्या कहते हैं, मिट्टी कहा जाता है। तो मिट्टी मतलब आप लोग समझ गए, मिट्टी किसे कहते हैं। अगर आपके परीक्षा में जब सवाल पूछ दे तो आप लोग का जवाब यही होगा ना, बताइए। अगर आपसे पूछ दे कि मिट्टी किसे कहते हैं तो आपका जवाब यही होगा ना कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। बताइए, मृदा का परिभाषा आप लोग को समझ में आया। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना। यहां तक किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। मिट्टी किसे कहते हैं बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहा जाता है। या फिर इसका दूसरा परिभाषा लिखेंगे कि असंगठित पदार्थों की, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। और मृदा का निर्माण कैसे होता है, कभी आप लोग इसके बारे में सुने हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मृदा क्या अपने से बन गया, भगवान जी आकर के मृदा को यहां पर दे दिए, उझल दिया आकर के कि लो भाई पृथ्वी पर हम मिट्टी उझल देते हैं, ठीक है ना। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा बात नहीं है। मिट्टी को बनने में ना हजारों लाखों वर्ष का समय लगा है। ये जो आप पृथ्वी अभी देख रहे हैं ना, पृथ्वी का इतिहास बड़ा पुराना है, समझ गए। पृथ्वी को बनने में ना, पृथ्वी को बनने में, यहां जीवन संभव होने में बहुत वर्ष लग गए हैं, तब जाकर के यहां पर आज जीवन संभव है। यहां जो आप मिट्टी देख रहे हैं, जो कि आपको फ्री में मिल गया है मिट्टी, इसे बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं प्यारे बच्चों, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं। कहिएगा सर कैसे होते हैं, सर मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। हालांकि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि जब चट्टान टूटते हैं, महीन महीन बारीक कणों में बदलते हैं, वही मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही। फिलहाल आप लोग यहां पर देख लीजिए कि हमारा जो पूरा पृथ्वी है, जैसे प्यारे बच्चों ये जो हमारा पूरा पृथ्वी है, ठीक है ना, ये जो हमारा पूरा पृथ्वी है, यही वो अपना पूरा पृथ्वी है, ठीक है। ये जो अपना पूरा पृथ्वी है एक ग्लोब की तरह है। इस पूरा पृथ्वी को ना हम यहां पर दर्शा दिए हैं, ठीक है।
ये जो हमारा पूरा पृथ्वी है उसको हम यहां पर क्या किए हैं, दर्शा दिए हैं। समझ लीजिए कि ये ग्लोब कहां पर है जी, यहां पर सामने रखा हुआ है। अब जरा आप लोग ध्यान से देखिए, इस पूरा जो पृथ्वी का 43% भूभाग है, ये पूरा पृथ्वी का जो 43% यानी कि 43%, यह जो भाग है प्यारे बच्चों, ये मैदान वाला एरिया है, यानी कि जहां पर खेती किया जाता है, ये मैदानी एरिया है। समझ गए ना, जो ब्लू कलर से आप लोग देख रहे हैं इधर प्रिंटेड, ये क्या है, 43% क्षेत्र है और ये मैदानी क्षेत्र है, यानी कि यहां पर खेती किया जाता है। ये जो लाल वाला एरिया आप लोग नीचे देख रहे हैं ना, ये प्यारे बच्चों क्या है, पर्वत है। ये पर्वत है और इसका प्रतिशत है 30, यानी कि 30%। यानी हमारे पृथ्वी के टोटल 30% भाग पर क्या है, पर्वत है, पहाड़ है। समझ में आया? हमारे पूरे पृथ्वी के 43% भाग में तो मैदान है, जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं ना, ये सब मैदानी एरिया ही है। जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं ये सब मैदानी एरिया ही है। तो 43% भाग में तो मैदान अपना हो गया, बाकी 30% भाग में पहाड़ हो गया, पर्वत जिसको बोलते हैं। और इधर जो अपना 27% एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो प्यारे बच्चों 27% एरिया है ना, ये पठार का एरिया है, ये पठार का एरिया है। अब पठार किसे कहते हैं, कितने बच्चे को आता है बताइए तो? पहाड़ मतलब तो समझते हैं, पहाड़ मतलब तो समझते हैं, जानते हैं पहाड़ का जो पहाड़ सब होता है उसका निर्माण कैसे होता है। बहुत साल पहले पृथ्वी पर जब ज्वालामुखी आया था, ध्यान रखिएगा, बहुत साल पहले पृथ्वी पर जब ज्वालामुखी आया था तो पृथ्वी के अंदर से ना ढेर सारा लावा निकला था। ज्वालामुखी आता है ना तो पृथ्वी फटता है, और पृथ्वी जब फटता है तो एकदम लहलहाते हुए अंदर से लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, और इतना लावा निकलता है ना कि एक पहाड़ का रूप धर लेता है। जो पत्थल होता है ना, पत्थल, वही पत्थल पिघल पिघल करके निकलता है। पत्थल को आप लोग देखे हैं ना, वही पत्थल पृथ्वी के अंदर से पिघल के निकलता है और वही बहुत ऊंचा तक चला जाता है, और वही प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, पहाड़ कहलाता है। समझ गए ना? तो पहाड़ का निर्माण तो ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछ दे बच्चों कि पठार किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, बताइए बताइए। अगर हम आपसे पूछ दें कि पठार किसे कहते हैं, तो फिर आपका जवाब क्या होगा, बताइए। पठार का अगर हम परिभाषा पूछ दे तो फिर आपका जवाब क्या होगा? देखिए, पठार मतलब सिंपल भाषा में हम आपको समझाते हैं, एक तरीके से ना पहाड़ भी होता है ना जो पठार का टाइप ही होता है, लेकिन पहाड़ बहुत ऊंचा होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट पहाड़ हो गया, बहुत ऊंचा है, लेकिन पठार उतना ऊंचा नहीं होता है। आसपास का जो एरिया है, आसपास का जो एरिया है उसके मुकाबले वो ज्यादा ऊंचा होता है। समझ गए ना? उसी को क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पूरे पृथ्वी के भूभाग 43% में मैदान है, 30% में पर्वत है, और 27% में क्या है, पठार है। बताइए, ये चीज आपको ध्यान में रहेगा? जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, सारे बच्चे ना एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, देखना चाहते हैं हम आप लोग का कमेंट, ठीक है ना? जल्दी जल्दी से बताइए। ये जो बाटर वाला एरिया आप लोग देख रहे हैं ना, बाटर वाला एरिया भी इधर ही पड़ जाता है, मैदानी वाला क्षेत्र में ही। और पानी की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो पानी 97% भाग पर तो हमारा पानी ही पानी है, मात्र 3% ही तो स्थल है, मात्र 3% ही स्थल है। पानी को छोड़ करके, पानी को छोड़ करके इतना एरिया हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो पानी तो अगर पृथ्वी पर इतना ज्यादा पानी है ना, अगर समुद्र वाला पानी धरातल पर आ जाए, अगर समुद्र वाला पानी, सुनते हैं ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, वो सब महासागर में पानी का कमी है। अगर उधर वाला पानी अगर इधर आ जाए ना, तो कितना ऊंचा तक पानी भर जाएगा पृथ्वी पर, पता भी नहीं चलेगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर ना, अस्तित्व खत्म हो जाएगा पूरा। समझ गए? समझ में आया? हाँ, पहाड़ जब मुर्दे होते हैं तो उसे पठार कहते हैं, बिल्कुल, ये भी आपका जवाब सही है। पहाड़ जब मुर्दे होते हैं तो पठार कहलाते हैं, लेकिन पहाड़ इतना ऊंचा पठार नहीं होता है, पठार कम नीचा होता है। जैसे आप लोग इधर साइड, गया साइड में अगर रहते होंगे तो गया साइड में पहाड़ आपको देखने के लिए मिलता है। राजगीर प्यारे बच्चों घूमने के लिए जाते हैं ना, तो उधर आप हम लोग बोलते हैं ना कि पहाड़ है, लेकिन एक तरीके से वो पठार टाइप का है। समझ गए ना? वो उसको हम पहाड़ ना कह करके पठार अगर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चूंकि आसपास के एरिया से थोड़ा सा ऊंचा भाग है। इसके अलावा आप लोग इधर गया तरफ ही जाते होंगे तो बराबर का पहाड़, जो गया वाले बच्चे हैं ना, जो गया साइड के बच्चे हैं, उनको पता होगा बराबर का पहाड़, ठीक है ना, जिसको बानावर, बानावर स्टेशन है, बानावर एक स्टेशन है, वहां पर जाइएगा ना, शंकर भगवान का मंदिर है पहाड़ के ऊपर,
जिसको हम लोग बोलते हैं बराबर का पहाड़, हम भी वहां गए हैं, राजगीर के पहाड़ पर भी हम गए हैं। तो उधर साइड जब जाइएगा ना तो आपको ऊंचा ऊंचा पहाड़ दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ मिलेगा। तो वो सब प्यारे बच्चों क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, पहाड़ कहलाएंगे। जैसे बराबर वाला पहाड़ हो गया, लेकिन राजगीर की तरफ अगर आप लोग जाते हैं तो उतना ऊंचा ज्यादा पहाड़ नहीं है, तो इसलिए राजगीर वाले पहाड़ को ना हम लोग पठार कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, समझ गए। तो जो बहुत ऊंचा है उसको हम लोग पहाड़ कहते हैं। देखिए अभिषेक अभिषेक जी परिभाषा बता रहे हैं कि धरातल का विशिष्ट स्थल रूप, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है, उसी को पहाड़ कहते हैं। बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। हम क्या बता रहे हैं, आसपास के एरिया से अगर ऊंचा भाग है, जैसे मान लिया जाए, इस प्रकार से समझिए, आसपास का एरिया ना यहीं तक है, इस प्रकार से समझिए कि आसपास का एरिया ना, जैसे यहां तक लोग घर बना करके रह रहे हैं, ठीक है ना, यहां तक प्यारे बच्चों लोग घर बना करके रह रहे हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर भी एक और बड़ा घर है जी, इसके ऊपर भी एक और बड़ा घर है, यहां तक लोग घर बना करके रह रहे हैं, ठीक है ना, यहां तक लोग घर बना करके रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पहाड़ होता है ना, कहीं इससे ज्यादा ऊंचा होता है, इस प्रकार का ऊंचा होता है, मतलब आसपास का जो एरिया है उसके मुकाबले ज्यादा ऊंचा होता है ये पहाड़, समझ गए। और इसमें एक खास बात यह होता है कि इसका जो ऊपरी भाग, इसका जो ऊपरी भाग होता है ना, ऊपरी भाग क्या होता है, सपाट होता है। ऊपरी भाग क्या होता है, सपाट। कहने का मतलब समझते हैं, समतल। सपाट कहने का मतलब समतल। जैसे पहाड़ पर आप लोग जाते होंगे तो पहाड़ में ना इस प्रकार का भाग ऊपर समतल नहीं रहता है, लेकिन पठारी वाला एरिया में जाइएगा ना तो उधर समतल आपको मिलेगा। पहाड़ के ऊपर में क्या मिलेगा, समतल मिलेगा, यानी कि चौड़ा मिलेगा, समझ गए ना, चौड़ा मिलेगा, सपाट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहाड़ के ऊपर में सपाट भाग नहीं होता है, चौड़ा भाग नहीं होता है, लेकिन पठार के ऊपर में सपाट भाग होता है, चौड़ा भाग होता है। ये बात आपको समझ में आया, बताइए। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आप लोग को अब ध्यान रखना है कि मिट्टी किसे कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कितना भाग में पर्वत है, कितना भाग में, कितना प्रतिशत भाग में पहाड़ है, कितना प्रतिशत भाग में पठार है, तो आपको जवाब देना है कि 43% मैदान है, 30% पर्वत है और 27% क्या है, पठार है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको प्यारे बच्चों बताते हैं कि आखिर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। चूंकि अभी यहां पर बताए कि मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं, मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। देखिए अगर शॉर्टकट में आपको हम बता देना तो पहले समझ लीजिए, शॉर्टकट में पहले समझ लीजिए। पृथ्वी पर आज से हजारों साल पहले ज्वालामुखी आया था। ज्वालामुखी तो आप समझ गए होंगे ना, पृथ्वी फटा और पृथ्वी के अंदर से लावा निकलना शुरू हो गया, ठीक है ना। पृथ्वी फटा और पृथ्वी के अंदर से लावा निकलना शुरू हो गया। अगर प्यारे बच्चों आप लोग को हम बताए ना तो देखिए हम आपको चला करके दिखाते हैं किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है ना। एक मिनट इंटरनेट के साथ जोड़ लेते हैं तब ना आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कि ज्वालामुखी कैसा होता है। शायद चित्र दिखाने का हम प्रयास करते हैं, शायद आपको हम चित्र दिखा सके, ठीक है ना। चित्र दिखाने का हम प्रयास करते हैं। ज्वालामुखी, ज्वाला ज्वालामुखी देखिए इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग यहां पर देख रहे हैं, यहां पर देखिए किस तरीके से निकलता है ज्वालामुखी। जरा देखिए ध्यान से, यहां पर आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला फिगर आप लोग देखिए, ये वाला फिगर आप लोग देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से पृथ्वी फटा और किस तरीके से पृथ्वी फटा और पृथ्वी के अंदर से ना एकदम लहलहाते हुए सब कुछ निकलता है। जैसे लोहा जब लहलहाता है तो देखते हैं ना, लोहा जब लहलहाता है तो देखते हैं किस तरीके से एकदम लहला लहला करते रहता है ना, उसी तरीके से ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी फटा तो इस तरीके से निकलता है और ये सब जो निकल रहा है ना ये पत्थर ही है, पत्थर पिघल गया है, इतना समझ लीजिए। पत्थर जो है वो इस तरीके से पिघल जाता है और इस तरीके से लावा निकलता है और यही पहाड़ का रूप धारण कर लेता है, समझ गए ना। यही क्या करता है, पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। तो ये बहुत सारे इमेज है प्यारे बच्चों, आप लोग इस इमेज की सहायता से आराम से समझ सकते हैं कि कैसे ज्वालामुखी निकलता है। देखिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला पिक्चर आप लोग देख लीजिए किस तरीके से निकलता है, बहुत ही भयानक है जी, बहुत ही भयानक पिक्चर है। ये वाला देख लीजिए आप किस तरीके से फटा है, ओहो हाँ देखिए किस तरीके से फटा और फटने के बाद से कितना भयंकर ये चीज हुआ है और यही पृथ्वी के अंदर से निकलता है एकदम लहलहाते हुए और क्या होता है, ये पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। समझ गए ना, समझ गए, ये सब क्या होता है, पहाड़ का रूप धारण कर लेता है।
ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सब आराम से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बताते हैं हम आपको कि आखिर मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। इस तरीके का ज्वालामुखी आज से हजारों वर्ष पहले बड़ा भयंकर आया था, बहुत सारे पहाड़ निकले, पृथ्वी पर पूरा पहाड़ ही पहाड़ था। पहाड़ क्या हुआ कि सूरज के गर्मी से धिपना शुरू हो गया। धिपना मतलब समझते हैं, गर्म होना शुरू हो गया। सूरज का जब गर्मी पड़ा तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया पहाड़, और एकाएक जब बारिश हुआ तो एक बैग सिकुड़ गया। समझ गए ना, जब गर्म होता है तो फैलता है, बारिश हुआ सिकुड़ गया, समझ गए। तो सूरज के प्रकाश के ताप से और पृथ्वी के दाब से बारिश के पानी से क्या हुआ, फैलते गया और सिकुड़ते गया, और फैलते सिकुड़ते अचानक से क्या हो गया, पहाड़ धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। पहाड़ क्या हुआ, धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। अब जब पहाड़ धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ, अब पहाड़ टूटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पेड़ पौधे के जड़ों से भी पहाड़ टूटता है, समझ गए ना। जब आंधी तूफान आता है, जब मान लिया बहुत कस के आंधी आया तो दो चट्टान आपस में टकराया और टकरा करके उसका भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो पहाड़ टूटने के बहुत सारे कारण हैं, समझ गए ना। तो पहाड़ जब छोटा छोटा भाग में टूटा, फिर उसके बाद छोटा छोटा भाग में टूटा, और ऐसे टूटते 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 रेत का निर्माण होता है। और वही रेत जब सड़ता है तो सड़ते सड़ते फिर क्या होता है, सड़ते सड़ते मिट्टी का निर्माण करता है। यह प्रोसेस होता है मिट्टी बनने का, और यह प्रक्रिया इतना धीरे धीरे होता है कि इसमें हजारों बरस का समय लग जाता है, समझ गए ना। चलिए, भोला कुमार लिख रहे हैं कि पहले पृथ्वी सूर्य जैसा था, जब एक दिन गर्मी में यहां बारिश हुआ और इसके बाद बारिश में सभी आग बुझ गया, इसके बाद राख बन गया और हजारों वर्ष के बाद मिट्टी बन गई। प्यारे बच्चों ये बस एक कहानी है, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है ना, ये प्यारे बच्चों इस प्रकार से पढ़ना है कि किस तरीके से मिट्टी का निर्माण हुआ। देखिए किस तरीके से हुआ, जो आपके भूगोल की किताब में दिया हुआ है आप लोग उस तरीके से पढ़िए, ठीक है ना। कि जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टाने, चट्टाने मतलब समझते हैं ना, पत्थर वाला चट्टान। तो जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टाने प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, तूफान, वृक्ष की जड़ें आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, यानी कि जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वो सब प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा छोटे छोटे भाग में टूट जाता है, और टूटने के बाद ही मिट्टी का निर्माण होता है। अगर शॉर्टकट में बोले तो टूटने के बाद ही मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। और कह रहा है क्या कि करोड़ों अरबों वर्ष पहले, हम आपको क्या बताए कि आज से ना करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था, पृथ्वी की सतह कठोर और पथरीली ठोस पहाड़ों के रूप में हुआ करती थी। आज जो आप लोग पृथ्वी पर मिट्टी देख रहे हैं, एकदम मुलायम पृथ्वी देख रहे हैं ना, ये प्यारे बच्चों आज से अगर करोड़ों वर्ष पहले जाए तो पहाड़ ही पहाड़ था। मतलब सभी जगह पर ना पथरीला मिट्टी होता था, मिट्टी होता ही नहीं था, पत्थर ही पत्थर होता था, ठीक है ना। पृथ्वी की जो सतह था ना वो कठोर और पथरीली ठोस पहाड़ों के रूप में हुआ करती थी। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से पत्थर को पिघला करके, ज्वालामुखी जब आया तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से यानी कि पृथ्वी के अंदर से पत्थर को पिघला करके सतह पर ला दिया। क्या किया, ज्वालामुखी जब आया ना तो पृथ्वी के अंदर जो पत्थर था उसको पिघला करके ऊपर सतह पर ले आया। जैसे जैसे समय बीतता गया वह चट्टाने भूकंप अथवा भूचाल से छोटे छोटे पत्थरों में टूटते गया। पृथ्वी पर क्या हुआ, भूकंप आया तो पत्थर आपस में क्या हुआ, टकराया, और टकराने से पत्थर टूट गया। भूचाल आया, उसमें पत्थर टकराया, टूट गया। तो भूकंप और भूचाल से पत्थर क्या होता गया, टूटते गया। इस प्रकार बड़ी चट्टानों, सूर्य, जल, वायु, हिमखंड, वृक्षों की जड़, भूकंप आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते गए, और यह प्रक्रिया बहुत धीमी और निरंतर चलती रहती है, और यही पत्थर धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित हो गए। यानी कि जो मिट्टी आज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग फसल उपजाते हैं, ये मिट्टी आज से करोड़ों वर्ष पहले क्या था, चट्टान था। समझिए ना, आज से करोड़ों वर्ष पहले क्या था, चट्टान था। समझ में आया? बताइए मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, आपको समझ में आया? ये परीक्षा में प्यारे बच्चों बहुत बार पूछता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना आप लोग वेरी लगा लीजिए उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। 5 नंबर वाला में पूछेगा। कितना नंबर वाला में? जब पूछेगा ना तो 5 नंबर वाला में पूछेगा, याद रखिएगा। 5 नंबर वाला प्रश्न है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अपने मन से आपको ये लिख देना है 6-7 लाइन, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बताइए डाउट है या फिर समझ में आ गया? फटाफट से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बताइए, समझ में आ गया सब कुछ? मिट्टी और मृदा में क्या अंतर है? मृदा को ही तो मिट्टी कहा जाता है ना, मृदा को ही प्यारे बच्चों मिट्टी कहा जाता है। मृदा यानी कि मिट्टी। जैसे एक आदमी का 2 नाम होता है ना, छोटुआ और गोलुआ, दोनों एक ही ना व्यक्ति का नाम है। कोई छोटुओ कह रहा है, कोई गोलुओ कह रहा है, और स्कूल का नाम है सोनू, तो दिक्कत होता है ना, 3-3 नाम होता है।
तो उसी प्रकार से ना मृदा को ही मिट्टी कहा जाता है। बस ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है ना। समझ में आया? बताइए, यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? ओके, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आज मैथ का डाउट क्लास हुआ था जी, सुबह में आज ना मैथ का डाउट क्लास हुआ था, ठीक है। चलिए, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया ना? यहां तक पूरा कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया? चलिए, अब प्यारे बच्चों, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये तो हम आपको बता दिए, लेकिन जब मिट्टी बना तो अलग अलग तरीके से बना। समझ गए ना? बहुत प्रकार के मिट्टी बना और उस मिट्टी को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांट दिए। समझ गए? अगर इस किस्म का मिट्टी है तो उसका अलग नाम, दूसरे किस्म का मिट्टी है तो उसका अलग नाम, मिट्टी में अगर कंकड़ पत्थर मिला हुआ है तो वो अलग क्वालिटी का मिट्टी, मिट्टी में अगर बालू मिला हुआ है तो अलग क्वालिटी का मिट्टी, नदी के किनारे वाला मिट्टी उसका अलग नाम। मतलब समझ गए? इस तरीके से ना मिट्टी को हम लोग बहुत प्रकार में बांट दिए और लगभग प्यारे बच्चों ना हमें 6 प्रकार तो यहां पर पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, लगभग हमें 6 प्रकार तो यहां पर पढ़ना है। ठीक है ना? भारत में प्यारे बच्चों हम लोगों को जो पढ़ना है वो लगभग 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हम लोगों को जो पढ़ना है ना वो लगभग 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिसमें सबसे पहला नंबर कौन है? जलोढ़ मिट्टी। ध्यान रखिएगा, पहला कौन है? जलोढ़ मिट्टी। और ये जो जलोढ़ मिट्टी आप लोग देख रहे हैं ना, इसी को प्यारे बच्चों कहा जाता है दोमट मिट्टी भी। क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। दोमट मिट्टी जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, दूसरा नंबर पर कौन आता है? काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, दूसरा नंबर पर काली मिट्टी। ये काली मिट्टी का यूज आप लोग करते होंगे, ठीक है ना? ये काली मिट्टी का यूज आप लोग करते होंगे बाल को साफ करने में। पहले के लोग ना शैम्पू नहीं लगाते थे, साबुन नहीं लगाते थे। आज तो लोग खूब साबुन लगाते हैं, खूब शैम्पू लगाते हैं, बाल को एकदम रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। कोई हेड एंड शोल्डर से लगा रहा है, कोई पेंटिन से साफ कर रहा है, कोई डव लगा रहा है, डव के साथ साथ ऊपर से कंडीशनरों लगा रहा है। बेचारा बाल कितना झेले, बताइए ना, बाल कितना झेले। एक तो बाल जो ऊपर वाला भाग होता है, बाल का जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला एरिया है, ये प्यारे बच्चों निर्जीव होता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें खून का बहाव नहीं होता, इसमें जान नहीं होता है। जान होता है जहां पर बाल में जड़ है। क्योंकि ऊपर वाला सजीव होता तो काटते तो दर्द देता, लेकिन दर्द देता है? नहीं देता है। यानी कि ऊपर वाला एरिया क्या है? निर्जीव है। और निर्जीव के लिए आप लोग मारे एकदम कंडीशनर लगा लेते हैं, शैम्पू लगा लेते हैं, डव वाला शैम्पू, कंडीशनर लगा लेते हैं, एकदम चिकन बाल कर लेते हैं। समझ गए ना? और इतना ही नहीं, आज तो कुछ लोग ना एकदम डिजाइन डिजाइन के बाल कटवाते हैं और उसको रंगवाते भी हैं। इतना दूर करिया लग रहा है तो इतना दूर लाल लगेगा। समझ गए ना? कुछ लोगों को हम बाल देखे हैं, इतना दूर लाल लग रहा है, इतना दूर करिया लग रहा है, इतना दूर पीछे हरियर करवैले है, आगे बुल्लू कर। अरे भाई, बुल्लू भी करवा लो ना एकदम। क्या बोलते हैं उसको? इंद्रधनुष बना लो अपना बाल को, इंद्रधनुष बना लो अपना बाल को, एकदम बैजानी या पिनाला वाला रंग चढ़ेगा, कितना मस्त लगेगा। ठीक है ना? आज देखते हैं ना कि कोई भूरा करवैले है, कोई लाल करवा लिया है, कोई मतलब अनेक तरह का एकदम डिजाइन चल गया है बाल के लिए। ठीक है? हाँ, तो ये जो काली मिट्टी है, आज के लोग जो शैम्पू यूज कर रहे हैं ना, उसके जगह पर पहले के लोग ना क्या यूज करते थे? काली मिट्टी यूज करते थे। इसको चेहरा पर लगाते थे, समझ गए ना? तो चेहरा उससे साफ होता था। ठीक है? अब देखिए, तीसरा नंबर है लाल और पीली मिट्टी। तीसरा नंबर ध्यान रखिएगा, लाल और पीली मिट्टी। चौथा नंबर होता है प्यारे बच्चों लेटेराइट मिट्टी। पांचवा नंबर होता है मरुस्थलीय मिट्टी, जो मरुस्थल वाला एरिया में पाया जाता है। और छठवां नंबर होता है पर्वतीय मिट्टी, जो कि पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है। ये जो पर्वतीय मिट्टी है ना, ये पर्वतीय इलाकों में मुख्य रूप से पाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है? हम्म ठीक है ना? ये सब समझ में आ गया? कितने प्रकार के मिट्टी होते हैं? 6 प्रकार के। अब आप लोग ये मत सवाल कर दीजिएगा, सर मार्केट में तो एक तरह की और मिट्टी मिलता है, वो होता है मुल्तानी मिट्टी, जिसको चेहरवा पर लगाते हैं ना तो चेहरवा गोर हो जाता है। आप लोग के दिमाग में ये चीज आया है? आप लोग में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, खास करके लड़कियां मुल्तानी मिट्टी लगाती है, समझ गए ना, चेहरा पर।
क्या होता है उससे? चेहरा कहना है कि गोर होता है, समझ गए ना, चेहरा साफ होता है, चेहरा पर से दाग धब्बा हटता है। बिल्कुल बात भी सही है, मुल्तानी मिट्टी फायदेमंद होता है। लेकिन पहले के लोग मुल्तानी मिट्टी नहीं लगाते थे, काला मिट्टी लगा लेते थे। समझिए, मिट्टी काला है लेकिन आदमी को गोर बना देता था। बाल साफ करते थे, एकदम चमकदार बाल होता था, एकदम सिल्की, एकदम मतलब एकदम पतला बाल होता था, समझ गए ना, एकदम बाल एकदम जबरदस्त तरीके से साफ हो जाता था। ठीक है, लेकिन आज तो मिट्टी कौन लगाता है? आज तो शैम्पू लोग लगाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल मिला हुआ है। आज लोग ना शैम्पू लगाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल है। अगर शैम्पू से अगर अपना बाल साफ करते हैं तो आपको एक जानकारी बता दें, अगर शैम्पू माथा में लगा करके ज्यादा देरी तक छोड़ देते हैं तो उससे आपके बाल को नुकसान है। समझ गए ना, शैम्पू से अगर बाल साफ करते हैं तो शैम्पू लगाइए, लेकिन कोशिश करिए कि उसको 1 मिनट से पहले या फिर 1 मिनट होते होते ना उसको पानी से धो ले। समझ गए ना, उसको 1 मिनट होते होते पानी से धो ले, और नहीं तो वही लोगों का बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तब कहते हैं कि बाल काहे झड़ रहा है, हम तो इतना महंगा शैम्पू यूज कर रहे हैं। शैम्पू चाहे कितना महंगा ले लीजिए, बिना केमिकल के बन गया है। उसमें केमिकल लगा है कि नहीं लगा है? केमिकल लगा है ना। तो शैम्पू से अगर हम अपना माथा धोते हैं, अपना बाल साफ करते हैं, तो कोशिश करिए कि बाल लगाएं, उसको रगड़ रगड़ के साफ कर लें। लेकिन और हाँ, दूसरी बात, ज्यादा रगड़ना भी नहीं है शैम्पू लगा करके, अरे तो वो भी आपका कारण बन जाएगा बाल झड़ने का। और क्या करना है, 1 मिनट के अंदर उसको धो लेना है। समझ गए ना, ताकि केमिकल का असर हमारे बालों पर ना दिखे। समझ गए ना, केमिकल बड़ा खतरनाक होता है जी। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी जिसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। ये सब प्यारे बच्चों इतने प्रकार के मिट्टी होते हैं जिसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, इतने प्रकार के क्या होते हैं, मिट्टी होते हैं जिसके बारे में हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अब हम आपको बारी बारी से एक एक मिट्टी के बारे में एकदम विस्तार से बताते चलेंगे। ठीक है ना, अब हम आपको बारी बारी से एक एक मिट्टी के बारे में एकदम विस्तार से बताते चलेंगे। सब कुछ हम बता देंगे प्यारे बच्चों इसमें ही। ठीक है ना, सब कुछ हम बता देंगे। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बता देंगे, काली मिट्टी के बारे में, लाल और पीली मिट्टी के बारे में, लिटेराइट मिट्टी के बारे में, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में और पर्वतीय मिट्टी के बारे में हम आपको एकदम विस्तार से अब आगे बताएंगे। ठीक है। ये यूनिक इंसान कौन है जी? अपने आप में यूनिक इंसान लिख रहा है, और ये जब से जुड़ा है हमारे साथ इस क्लास में, तब से हमसे एक ही सवाल पूछ रहा है कि सर आप शादी कब कर रहे हैं। सचमुच में तुम यूनिक हो यार, बिल्कुल यूनिक हो। इतना देर से हम लगभग 40-50 मिनट से हम पढ़ा रहे हैं और तुम्हारा एक ही डाउट है। समझ गए ना, एक ही डाउट है। हम बार बार इग्नोर कर रहे हैं कि छोड़ो भाई, इग्नोर कर देते हैं, अब बंद करेगा, अब बंद करेगा कमेंट करना, लेकिन बंद ही नहीं कर रहा है एकदम। वो तो कसम खा के आया है कि आज सर से बुलवाइए लेना है। ठीक है ना, चलिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें ना, अच्छा एक सवाल आपसे पूछते हैं, ये जो 6 प्रकार का मिट्टी है उसमें सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन होता है? दोमट मिट्टी होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है दोमट मिट्टी। हालांकि जानते हैं, दोमट मिट्टी मुख्य रूप से अगर दियारा क्षेत्र का है, ध्यान रखिएगा, दियारा क्षेत्र, दियारा क्षेत्र मतलब कितने बच्चे को पता है? दियारा क्षेत्र मतलब कितने बच्चे को पता है, बताइए। दियारा क्षेत्र का जो मिट्टी होता है ना, यहाँ सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। दियारा क्षेत्र मतलब समझते हैं? बताइए तो, कितने बच्चों को आता है समझ में दियारा क्षेत्र का मतलब? देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आप ऐसे समझ लीजिए, आपको हम चित्र ही दिखा देते हैं, चित्र दिखाते हैं, फिगर दिखाते हैं, ये ऐसे समझ लीजिए। ये जो आप लोग नदी देख रहे हैं ना, नदी का किनारा है, ठीक है ना, ये देख लीजिए इधर नदी का किनारा है, ये देख लीजिए इधर नदी का, गंगा जी है, गंगा जी के बगल में क्या है, मिट्टी कट गया है, और ये सब नदी का किनारा है। ये सब वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब जो एरिया आप लोग को दिखाई पड़ रहा है इधर प्यारे बच्चों, ये सब जो एरिया आप लोग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ये सब कहलाता है दियारा क्षेत्र। क्या कहलाता है? दियारा क्षेत्र कहलाता है। यानी कि गंगा नदी, गंगा नदी या फिर कह सकते हैं कोई भी नदी का जो बगल वाला इलाका होता है ना, वो दियारा क्षेत्र कहलाता है। और खास करके गंगा नदी के बगल वाला इलाका दियारा क्षेत्र कहलाता है। ऐसे इलाकों में होता क्या है कि मिट्टी अपने साथ ना, सॉरी, नदी अपने साथ ना मिट्टी को बहा करके लाती है। नदी अपने साथ में मिट्टी को बहा करके लाती है, और जो मिट्टी बहा करके लाती है ना, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। और चूंकि जब नदी में पानी आता है तो वही सब मिट्टी सगरों भर जाता है।
नदी में पानी आता है तो वही सब मिट्टी इस सगरों भर जाता है, और इसमें प्यारे बच्चों अगर फसल लगाया जाता है तो कोई खाद पानी का जरूरत नहीं होता, इतना जबरदस्त फसल होता है कि मत पूछिए। और ध्यान रखिएगा, बिहार का जो दियरा क्षेत्र है, बिहार का जो दियरा क्षेत्र है वो मक्का की खेती के लिए, किस चीज की खेती के लिए, मक्का की खेती के लिए, यानी कि मकई, मकई जिसको बोलते हैं ना भुट्टा, आप लोग खाते हैं ना, भुट्टा आप लोग खूब खाते होंगे, मकई की खेती के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है दियरा क्षेत्र, समझ गए ना। जैसे कटिहार का दियरा क्षेत्र हो गया, खगड़िया का दियरा क्षेत्र हो गया, पूर्णिया का हो गया, ये सब जो इलाका है प्यारे बच्चों गंगा नदी के सटा हुआ इलाका है, और इन सभी इलाकों में मकई भरपूर होता है। अभी हम कटिहार में रहते हैं ना, हम देखे हैं पूरा मकई होता है, जबरदस्त मकई होता है, सारे लोग ना इधर मकई ही उपजाएंगे, मकई एकदम तनमन से उपजाते हैं। और मकई ना इधर इतना जबरदस्त होता है कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है दियरा का मकई, दियरा का जो मकई है ना पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन के लिए, ठीक है ना। हाँ समझ गए, समझ गए ना यहाँ तक। नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये जवाब कौन बताए हैं जी, जवाब बताए हैं प्रिंस कुमार, ठीक है ना। हाँ, ओहो प्रिंस सर का लाडला आर्यन, हम सोचे प्रिंस कुमार है, प्रिंस सर का लाडला आर्यन, वाह। इस प्रकार का आपका जब आईडी का नाम देखते हैं ना तो बड़ा मजा आता है, सुकून मिलता है कि चलो भाई ये टारगेट बोर्ड के एकदम स्पेशल लड़के हैं। ऐसे तो हम सभी बच्चों को बोलते हैं कि जो भी टारगेट बोर्ड के बच्चे हैं ना अपने आईडी का नाम चेंज कर लीजिएगा, और बाई टारगेट बोर्ड या प्रिंस सर का, इस प्रकार से करके अपने मन से जो आपको अच्छा लगे वो उससे करके ना जरूर लगाइएगा, बहुत अच्छा लगता है वैसे, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों आज ना ऐसा करते हैं कि इन सब चीजों के बारे में ना और विस्तार से हम आपको पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ ये 6 मिट्टी के बारे में ना अगली क्लास में हम आपको एकदम विस्तार से पढ़ाएंगे। आज हमें लगता है कि चूंकि प्राकृतिक संसाधन का यह बेसिक क्लास था तो इतना जबरदस्त हो गया। मिट्टी बहुत तरह के पाए जाते हैं, अगली क्लास में ना हम आपको चित्र दिखा दिखा करके पढ़ाएंगे। एक तो ये वाला बता दिए, दियरा क्षेत्र बता दिए प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक काली मिट्टी, देखिए ये होता है काली मिट्टी, ठीक है ना, काली मिट्टी। और जो लड़कियां लगाती है ना इस प्रकार से, समझ गए ना, जो लड़कियां लगाती है इस प्रकार से लगाती है और सूखने देती है भाई इसको, बालों में देखिए, बालों में पहले के लोग ना काली मिट्टी को बालों में लगाते थे, बाल इससे साफ हो जाता था। पहले के लोग काली मिट्टी को बालों में लगाते थे, चेहरा में लगाते थे, मतलब उससे ना बहुत बढ़िया स्किन होता था, तो इसलिए पहले यूज करते थे। ये है काली मिट्टी, इसके बारे में हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। इसके अलावा लाल और पीली मिट्टी, इसको जानते होंगे, देखिए लाल मिट्टी है, ठीक है ना, ये देखिए लाल मिट्टी है। इधर ये देख लीजिए कौन सा मिट्टी है, ये पीली मिट्टी है, देखने में हल्का सा गुलाल के जैसा लग रहा है, अबीर जो होली में हम लोग खेलते हैं ना वैसा लग रहा है। और ये प्यारे बच्चों लाल मिट्टी, एकदम देखने में लाल टाइप का लग रहा है ना, लग रहा है कि इसमें एकदम खून सना हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार का मिट्टी आपको जानते हैं किधर देखने के लिए मिलेगा, जहां महाभारत हुआ था, कुरुक्षेत्र, समझ गए ना, जहां महाभारत हुआ था ना कुरुक्षेत्र, वहां का मिट्टी आज भी लाल पाया जाता है, समझ गए ना, वहां का मिट्टी आज भी लाल पाया जाता है। तो ये लाल मिट्टी होता है। हालांकि वो वाला मिट्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं कि खून के कारण लाल हो गया है, वो मिट्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरल रेड मिट्टी है प्यारे बच्चों, ये समझ गए ना, ये नेचुरल लाल मिट्टी है। तो अगली क्लास में हम आपको इसके बारे में भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी, देखिए जरा ध्यान से, ये होता है प्यारे बच्चों लेटेराइट मिट्टी, इसमें ना कंकड़ का मात्रा होता है, मिट्टी तो है लेकिन देख लीजिए इसमें कंकड़ का भी मात्रा आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटे 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 पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें ना कंकड़ का मात्रा होता है, इसको लेटेराइट मिट्टी बोला जाता है। और ये मुख्य रूप से पहाड़ी एरिया में पाया जाता है, चूंकि पहाड़ी एरिया में पत्थर होता है और वहीं वाला पत्थर सब खेत में आ जाता है छोटा छोटा, तो देखिए अगल बगल में सब पहाड़ है ना, अगल बगल में पहाड़ है, इधर खेत है, तो ये होता है प्यारे बच्चों लेटेराइट मिट्टी, जिसमें हल्का पत्थर मिला हुआ रहता है। इसके अलावा और हम आपको मिट्टी के प्रकार बताएंगे, मरुस्थलीय मिट्टी, ये देखिए होता है मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी इस प्रकार का होता है जिसमें एक कटीला कटीला पौधा लगा हुआ रहता है, समझ गए ना, ये एकदम देख रहे हैं एकदम बंजर के जैसा लग रहा है, चूंकि मरुस्थल में इसी प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, तो ये होता है मरुस्थलीय मिट्टी, जिसके बारे में हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे कि मरुस्थलीय मिट्टी कैसा होता है, इस प्रकार का कुछ होता है मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है ना। उसके अलावा फिर बाद में पहाड़ी मिट्टी हम आपको बताएंगे, जिसको पर्वतीय मिट्टी भी बोला जाता है, तो ये होता है प्यारे बच्चों पहाड़ी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो इन सब चीजों के बारे में ना हम आपको विस्तार से अगली क्लास में पढ़ाएंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से मिट्टी के बारे में बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे जो आपके लिए जरूरी है, समझ गए। तो ये 6 मिट्टी के बारे में हम आपको अगली क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक लड़का लिख रहा है कि सर आज का क्लास रहने दीजिए ना,
आज दीदी का पूजा मटकोर का काम है। अच्छा, घर में शादी है, लिख रहा है कि आज दीदी का मटकोर है। सर आज का क्लास रहने दीजिए, धन्य हो प्रभु। घर में शादी है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, समझिए, लगनशीलता को समझिए। घर में शादी है फिर भी क्लास मिस नहीं कर रहे हैं, वैसे बच्चे को ही सफलता मिलता है। घर में चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों न रहे, हम क्लास करेंगे तो करेंगे, प्रिंस सर का क्लास छूटना नहीं चाहिए। ऐसे ही बच्चे ना आगे जाकर के सफल बनते हैं। देखिए लिख रहे हैं कि घर में सर मटकोर है। मटकोर मतलब समझते हैं, मट्टी कोड़ने वाला एक रस्म होता है। देखिए ना संजोग कैसा, हम मट्टी कोड़ने वाला रस्म, बच्चे कमेंट कर रहे हैं और हम मिट्टी के बारे में पढ़ा भी रहे हैं। मटकोर शायद वही होता है, जहां तक हमें जानकारी है, मिट्टी कोड़ने वाला एक रस्म होता है शादी में। समझ गए। देखिए ना, भारत का जो सभ्यता संस्कृति है ना, बड़ा हमें एकदम बड़ा अच्छा लगता है, दिलचस्प लगता है एकदम। कितना बढ़िया से शादी ब्याह होता है, जिसमें अनेक प्रकार की रस्में निभाई जाती है और हर एक रस्म का अपना अलग अलग एक गीत होता है, जिसको लोक गीत कहते हैं। समझ गए। हर एक रस्म का अपना अपना अलग एक गीत होता है, महिलाएं गाती है, बड़ा एकदम सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो भारत का सभ्यता संस्कृति इतना ही बढ़िया है। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, विदेश वाला सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। ठीक है ना। कोई लव मैरिज करके भाग गया, कोई मंदिर में जाकर के कर लिया, कोई कोर्ट में जाकर के कर लिया, कोई थाना में जाकर के कर लिया। अरे भाई, मजा वो कहाँ है जो कि अरेंज मैरिज में है, वो मजा कहाँ है जो कि पूरा परिवार साथ मिलकर के शादी ब्याह का पूरा रस्म निभाए और तब शादी ब्याह हो, उसमें मजा देखिए कितना आता है। तब लगता है कि हाँ, भारत का कोई सभ्यता संस्कृति है और उसमें ना, उस शादी में ना मजा ही एकदम 10 गुना का 100 गुना का, जितना गुना करना है कर लीजिए, उतना बढ़ जाता है। ठीक है ना। चलिए भाई, चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं क्या। अगली क्लास में हम आपको मिट्टी के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ाएंगे, एक एक चीज के बारे में हम आपको एकदम तोड़ तोड़ करके बताएंगे, ताकि सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का क्लास प्यारे बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों ये सब देख लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ बताइए। ठीक है ना। मिट्टी नवीकरणीय संसाधन है। हाँ जी, मिट्टी नवीकरणीय संसाधन है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ये सब नवीकरणीय संसाधन है, तो मिट्टी भी नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन में मुख्य रूप से आप खनिज को कह सकते हैं। जो खनिज होते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, तो खनिज का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लगा ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का जो क्लास था आपके लिए कैसा था, कैसा लगा आज का क्लास। और हाँ, बार बार हम हर एक क्लास में कहते हैं कि ये टारगेट बोर्ड आपका अपना परिवार है प्यारे बच्चों। इस परिवार को आगे आप ही बढ़ा सकते हैं। अपने अगल बगल के बच्चों को बोलिए। अभी तो लोग हम देख रहे हैं ना, जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं जिनको पढ़ने का आत्मा नहीं करता है ना, वो अभी आईपीएल में लगे हुए हैं। समझ गए ना, आईपीएल देखने में लगे हुए हैं, आईपीएल का मजा ले रहे हैं। अरे भाई, आईपीएल वाला तो जीत हार के चला जाएगा, उसको तो पैसा मिल रहा है खेलने का, तुमको देखने का क्या मिल रहा है। अपना पढ़ाई का नुकसान करके, पढ़ाई बर्बाद करके आईपीएल देखने में लगे हुए हो, बताइए। इतना दिन आईपीएल हुआ, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, हम एक भी मैच बिल्कुल नहीं देखे हैं, एक भी मैच नहीं। हम जानते हैं ना, उसका वो रोजगार है भाई, उसका वो काम है, उसका वो ड्यूटी है, जॉब है, वो अपना पैसे के लिए काम कर रहा है। समझ गए ना। आईपीएल क्या देखना, आईपीएल से उद्योगपति राजा हो रहे हैं। हाँ, देश के लिए जब मैच हो रहा है, भारत पाकिस्तान में मैच हो रहा है, हम खूब देखते हैं। समझ गए। दूसरे देश से हो रहा है, हम देखते हैं। आईपीएल क्या देखना है, ये तो पैसा कमाने का एक धंधा बना लिया है, अपने में अपने सबको खिला रहा है। उससे अच्छा है कि गांव वाला जो 2-4 गो लड़का मैच खेलता है, जाकर के देख लो, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो आईपीएल मत देखिए, जाकर के आराम से पढ़ाई करिए, क्लास करिए, तब आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आप लोग ना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है ना। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। और प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, टॉपर बैच में जरूर ज्वाइन हो जाएं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।